हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाई साहब आपके अपने परिवार एडब्ल्यू क्लासेस चौमिला में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं इतिहास में होने वाले अध्याय 7 और 8। बहुत शानदार मजा आने वाला है भाई साहब। 7 और 8 का भाई साहब निपटारा कर दिया जाएगा। आज का हमारा दिन होने वाला है भाई साहब 14वां। कौन सा होने वाला है भाई साहब? 14वां दिन होने वाला है। तो भाई साहब एक मोटिवेशनल कोर्स के साथ करते हैं आज की क्लास का शानदार सेशन का आगाज। हाँ मेरे रसगुल्लो सुनिएगा कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। हाँ भाई साहब तुम भी निकल सको तो चलो। करते हैं भाई साहब आज की क्लास की शुरुआत। तो आप सभी बस प्रश्न उत्तरों पर ध्यान देते हुए चलना। और बेटा जिन्होंने सुबह वाली इतिहास की एमसीक्यूज क्लास में देखी ना भाई साहब, पढ़ लेना है ना। हाँ जिसको परसेंटेज चाहिए ना, मतलब कि टॉपर बनना है, वो एक भी दिन की क्लास को मत छोड़ो और कोशिश करो कि लाइव ले लें हम। और एक चीज ध्यान में रखो कि 1 मिनट भी गायब नहीं होना चाहिए। जब हम गायब होंगे बस वहीं से प्रश्न आएगा, याद रखना है ना। ये बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड है ना, बहुत प्यारा है। हाँ इसमें प्यारा है। चलिए दोस्त देखो दोस्त, हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? किसके द्वारा लाए गए थे बेटा? कोलिन मैकेंजी के। किसके द्वारा में लाए थे? कोलिन मैकेंजी के, है ना। बस आप हिस्ट्री के चैप्टर बहुत दोनों दिनों में डालते हो, क्या कह रहे हो बेटा? फेस कान में कुछ समझ में नहीं आ रहा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1336 में। कब हुई थी? 1336 में। एमसीक्यू तो यूं उड़ाने भाई साहब, है ना। हाँ मुगल काल में जिन से कामिल शब्द किसके लिए हुआ था भाई साहब? अच्छी किस्म की फसल के लिए। क्या? अच्छी किस्म की फसल के लिए या सर्वोत्तम किस्म की फसल के लिए। मुगल साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की देख रेख की जिम्मेदारी किसकी थी भाई साहब? दीवान की। किसकी होती थी बेटू? दीवान की होती थी, है ना। चलो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी? 5वीं रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी? 5वीं। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में आप छाप दो कि 5वीं रिपोर्ट कब आई थी बेटा, फटाफट से छापो, है ना। हाँ और है ना, सबसे पहले है ना। चलो यार प्रिंस वेस्ट हूँ, अभी तक आपको नोट्स नहीं आया गया यार। आज करता हूँ भाई, है ना, वरना मैंने सबको कर दिया। हाँ आप सभी है ना एक काम करके आओ तो फटाफट से जल्दी से, है ना। आप सबको अपने अपने माता पिता की कसम है भाई साहब, नहीं नहीं छोड़ी, माता पिता की कसम नहीं है, आप सबको आपके 12th बोर्ड की कसम है भाई साहब। एक बार इस क्लास की लिंक आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर डाल के आओ। 1 मिनट दे रहा हूँ भाई साहब, फटाफट से डाल के आओ, है ना, जल्दी से। 1 2 3। और आप सभी को 12th बोर्ड की परवाह करनी है ना। क्या बात है, उम्मीद कर रही है आपने डाल दिए होंगे। हाँ बिल्कुल, 5वीं रिपोर्ट कब आई थी भाई साहब? 1813 में। कब आई थी बेटा? 1813 में, है ना। चलो आगे चलते हैं भाई साहब। देखो, कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी? 1800 ईस्वी में, है ना। यवन राज्य की स्थापना करने वाला, विरुद्ध धारण करने वाले कौन थे? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने अपनी मम्मी के नाम पर क्या बसाया था भाई साहब? क्या बसाया था? देखो, नगलपुरम। क्या बसाया था? नगलपुरम, है ना, नगलपुरम। हाँ अफ्रीका व स्पेन से कौन सी फसल भारत लाई गई थी भाई साहब? मक्की का। कहीं लाए तो मक्का लाई गई थी, है नी। हाँ देखो, पंजाब में शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में हुई थी भाई साहब? शाहजहां के काल में। किसके काल में हुई थी भाई साहब? शाहजहां के काल में हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तालीकोटा राक्षसी तागड़ी के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। तालीकोटा का युद्ध कब होता है, इसका कमेंट आप करो फटाफट से, है ना, कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। बेटा तालीकोटा को भी बोलते हैं राक्षसी तागड़ी, है ना। राक्षसी तागड़ी। मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वे जनरल किसने कब बनाया था भाई साहब? 1815 में। कब बनाया था? 1815 में। तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ था भाई साहब? किस भाग में हुआ था? दक्षिण भारत में। किस में हुआ था बेटा? दक्षिण भारत में। बिल्कुल 1565 सही उत्तर हो जाएगा इसका, है ना, 1565। खुद कास्त तथा पाइस कास्त कौन हुआ करते थे? किसान हुआ करते थे, है ना। आज इसके बड़े प्रश्न भी लाया हूं मैं शानदार वाले। अध्याय 7 और 8 अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे आज आपका, है ना, ठीक है।
विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था भाई साहब? संगम राजवंश। कौन सा हो जाता है? संगम। विजयनगर पर प्रथम राजवंश था जिसने शासन करा था भाई साहब? संगम ने। किसने करा था? संगम ने। दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? कृष्ण देवराय को। किसको दिया जाता है भाई साहब? कृष्ण देवराय को, है ना। चलो, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पे प्रतिबंध लगाया था भाई साहब? जहांगीर ने। किसने कराया था? जहांगीर ने। देखो, ये प्रश्न मैंने सुबह एमसीक्यूज में बताए थे, अभी फिर बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि आज ये अध्याय 7 और 8 की क्लास है। अगर फिर भी आपको याद नहीं होता ना भाई साहब, तो इतना सा पानी लेना, चुल्लू भर उसको पी लेना, है ना। हाँ, देखो, बात गंदी है पर बोल दी मैंने, है ना। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, क्या कहलाता था बेटा? परगना। क्या कहलाता है बाबूडी? परगना कहलाता था। क्या हुआ, है ना। चले, देखो, नगलपुरम उपनगर की स्थापना किसने करी थी बाबूडी? कृष्णदेवराय ने करी थी। किसके नाम पे करी थी? अपनी मम्मी के नाम पर करी थी। कोई नहीं, एक मंथ है अभी, तो बहुत है हमारे लिए कमल भैया। तू आ बेटा, कल बेटा यहाँ। महानवमी डिब्बा की ऊंचाई कितनी बाबू? 40 फीट। कितनी है? 40 फीट। मुगल काल के पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है भाई साहब? मुकद्दम या मंडल। क्या कहलाता है? मुकद्दम या मंडल कहलाता है। ठीक है। जमींदार को दी जाने वाली व्यक्तिगत जमीन क्या कहलाती है? मिल्कियत। क्या कहलाती है बाबूडी? मिल्कियत कहलाती है। जमींदारों को दी जाने वाली क्लास क्या कहलाती है भाई साहब? मिल्कियत। क्या कहलाती है? मिल्कियत, है ना। चलो, विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक थी, कौन सी नहर? हिरिया। देखो, कमलपुरम, हाँ भाई साहब, कमलपुरम, है ना। हिरिया नहर। ठीक है। और बात कर लेते हैं अपन नगलपुरम। ये सब कहाँ पर है? अपने विजयनगर में। कहाँ है? विजयनगर में, है ना। देखो, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। ठीक है। 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों के इतिहास की जानकारी देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ था, कौन सा? आईने अकबरी। मेरे को फटाफट से कमेंट करो, अभी अभी मैं नाम लूंगा भाई साहब उस बंदे का जो मेरे को ये बताएगा कि आईने अकबरी की रचना किसने करी। जल्दी बताओ। देखो, 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों में कृषि इतिहास की जानकारी देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ अबुल फजल। क्या बात है भाई साहब। सर देखो तो, अबुल फजल सबसे पहले किसका उत्तर आया है? चलो, इटली का यात्री जोवन्नी कोरेरी कब भारत आया था? 1690 में, मतलब 1690 में। कब आया था भाई साहब? 1690 में। यार सर जी, हम दुखी हैं। क्यों दुखी हो प्रियो गुजर आप? देखो, कृष्ण देवराय का संबंध किस राजवंश से आता है? तुलु से। आप सभी कर देना। विजयनगर के विजयनगर के शासकों को क्या कहते थे? विजयनगर, विजय, विजय, क्या कहते थे? राय। क्या कहते थे बेटा? राय, है ना। तुलु वंश से आ जाता है। ठीक है। अरबी भाषा के शब्द सुल्तान का संस्कृत अनुवाद क्या है भाई साहब? हिंदू सुल्तान। क्या होता था? हिंदू सुल्तान। ठीक है ना। वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता क्या कहलाती है? पोलज। क्या कहलाती है? पोलज कहलाती है। असम में अहोम राजाओं के पास जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले कहलाते थे पायक। याद रखना भाई साहब, असम में अहोम राजाओं के पास जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले क्या कहलाते थे बेटा? पायक। क्या कहलाते थे बाबूडी? पायक कहलाते थे। ठीक है। आगे चलते हैं। समकालीन लोगों द्वारा विजयनगर साम्राज्य को क्या संज्ञा दी गई है भाई साहब? कर्नाटक साम्राज्य की। किसकी दी गई है? कर्नाटक साम्राज्य की, है ना। विजयनगर साम्राज्य में बहने वाली नदी का नाम क्या है बेटा? तुंगभद्रा। क्या है बाबूडी? तुंगभद्रा नदी। क्या है? तुंगभद्रा नदी। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हाँ, चलो चलते हैं, है ना। एक प्रश्न आता है भाई साहब, मिराजदार कौन थे? तो देखो, महाराष्ट्र प्रांत के धनी अथवा संपन्न कृषक, है ना। देखो, तेरे कमल भैया टाइम आउट क्यों करते हैं? नहीं करेंगे बेटा, चलो आ जाओ, है ना। महाराष्ट्र प्रांत के धनी अथवा संपन्न कृषक को क्या कहते थे? मिराजदार। अच्छा प्रश्न है, सुनना भाई साहब। ठीक है। मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी भाई साहब? पेशकश। क्या कहलाती थी? पेशकश कहलाती थी। अब मेरे को आप बताओ कि उलटबाजी किसकी रचना है? उलटबाजी किसकी रचना है? फटाफट से बताओ मेरे को।
उलटबासी बिल्कुल। किसकी रचना है? कबीर की। किसकी बाबूडी? कबीर की रचना है, ठीक है। मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली पेशकश क्या कहलाएगी? पेशकश, है ना। और देखो, मैं जैसे कोई एमसीक्यूज पूछता हूँ ना, आप कोशिश करा करो कि मैं उत्तर दूं, है ना। पूरी कोशिश करा करो, क्योंकि भाई साहब अपन को अब रिजल्ट नहीं लाना है, पास नहीं होना है आर्ट्स में, है ना। पार्ट्स तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना, कि अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना, मेरी क्लास नहीं भी देखोगे भाई साहब, आप गाइड है कुछ भी खोल के मत देखो, आप पास हो जाओगे। पास नहीं होना है हमें, परसेंटेज चाहिए। क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए भाई साहब। और 80 से कम तो नहीं चाहिए बिल्कुल, है ना। हाँ भैया, मुझे नोट परचेस करने हैं, प्राइस कितनी है बताओगे? देखो, एक विषय के नोट्स की, है ना, 59 रुपये, ठीक है। 3 विषय के कोई से भी चाहिए आपको, है ना, तो 119 रुपये, है ना। बात करते भाई साहब एक साथ पांचों विषय के चाहिए, तो 359 रुपये, है ना, 359 रुपीज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नोट्स परचेज करने के बाद, ये मेरे फोन पे नंबर है, तो कुछ नहीं करना है आपको। इन फोन पे नंबर पे जो भी आपको पेमेंट करना है, जितना आपको उचित लगे, वो करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना, और लिख देना सर मुझे ये सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। आपको आधा 1 घंटे के अंदर नोट्स मिल जाएंगे, है ना। लाइव क्लास के बाद बिल्कुल सबको हैंड टू हैंड में दे दूंगा, बहुत सारों ने खरीदे हैं जिनको भी दिए नहीं, है ना। अब चले चलते बेटा, है ना, अब मत पूछना है यार बार बार, है ना, मैं नहीं चाहता क्लास डिस्टर्ब हो अपनी, ठीक है। हाँ, देखो, अमुक्त माल्यदम कृति के लेखक कौन है बेटा? कृष्णदेवराय। अच्छा प्रश्न है ना। हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब दी गई थी भाई साहब? 1976 में। कब दी गई थी? 1976 में, ठीक है। हाँ, अबुल फजल द्वारा आईन अकबरी में आईन का तीसरा भाग क्या कहलाता है? मुल्क आबादी। देखो, आईन का तीसरा जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? मुल्क आबादी, ठीक है। हाँ, मुगल काल के समय प्रयुक्त हुआ रैयत या मुजारियन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था बेटा? किसान के लिए। किसके लिए हुआ था बेटा? किसान के लिए। तो मुल्क, सॉरी, रैयत और मुजारियन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसान के लिए हुआ है, ठीक है। कब? मुगल काल में, है ना। देखो, अबुल फजल ने आइन ए अकबरी को अकबर के शासन के कौन से वर्ष में पूरा किया था बेटा? 42वें में, है ना। अब मेरे को आप ही बताओ कि जो फ्रांसवा बर्नर था, सॉरी फ्रांसवा बर्नियर था भाई साहब, है ना, वो पेशे से क्या था? फटाफट से बताओ, फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था? जल्दी कमेंट कर दो बेटा। एक का भी उत्तर नहीं आया मतलब? क्या बात है। बॉबी कुशवाहा जी, बिल्कुल सबसे पहले आपका उत्तर आया बेटा, चिकित्सक, है ना, ठीक है। चिकित्सक थे, कितने वर्ष तक रुके थे गुरुजी? 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 12। भारत में, है ना। देखो, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में हराकर बाबर पहला क्या बना था? मुगल बादशाह। ये बात मैंने सुबह बहुत अच्छे से समझाई थी आपको, है ना, ठीक है। हाँ, देखो, मुगल काल के भारतीय फारसी स्त्रोत किसान के लिए रैयत या मुजारियन। चले आगे चलते हैं। देखो, चचर, चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक क्या रहती है भाई साहब? खाली रहती है। देखो, 3 या 4 वर्षों तक जो भूमि खाली रहती है भाई साहब, उसको क्या कहते हैं? चचर। क्या कहते हैं बाबूडी? चचर कहते हैं। क्या कहते हैं? चचर। अरे कचर कचर कहते हैं ना अपन, कचर कचर कर रहे तू, है ना, तो आटी काय कहूंगा अपन? चचर कहूंगा। काय कहूंगा भाई साहब? चचर, है ना। हाँ, हाँ। 16वीं व 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब लगभग 85% लोग गांवों में रहते थे, मतलब 85% लोग कहाँ पे निवास करते थे? विलेज में। कहाँ करते थे? विलेज में, ठीक है बाबूडी। हाँ, आगे चलते हैं, है ना। हाँ, मुद्रा की फेर बदल करने वालों को क्या कहते हैं बेटा? सर्राफ। क्या कहते हैं? सर्राफ। तू जो है साथ मेरे, तुम फिक्र अंगारा। देखो,
अरविंद जागीर जी, आपका मैसेज आ रहा है, नोट्स नहीं भेजे सर आपने। बेटा मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी ये क्लास खत्म करूँगा ना लाइव की, जैसे लाइव क्लास करूँगा उसके बाद भाई साहब मेरे को कम से कम 40 से 42 जनों को डालने होंगे नोट्स, है ना। मैं कर दूंगा आप सभी को, आप टेंशन मत लो यार, विश्वास रखो AW पे पूरा, है ना। नोट्स भी आ जाएंगे, कल भी बहुत सारों ने खरीदे हैं, है ना। देखो, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, मुकद्दम। क्या कहते हैं बाबूड़ी, मुकद्दम कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकद्दम। अरविंद जागीर, मैंने आपकी बात सुन ली है बेबूड़ी, है ना। चले, देखो, गवर्नर कारेरी, है ना भाई साहब, इटली का था और 1690 में मुसाफिर था, जो लगभग 1690 में भाई साहब भारत से होकर गुजरा था, है ना। अच्छा, आप सबको एक खुशखबरी में दे देता हूँ, है ना, आपके काम की है भाई साहब, कि लगभग 1 जनवरी के आसपास, 1 जनवरी के आसपास AW क्लासेस का, है ना, AW क्लासेस का खुद का एक ऐप लॉन्च होने जा रहा है ना। और उस ऐप की सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि वो ऐप जो सबसे पहले डेडिकेशन रहेगा किसी क्लास का, तो भाई साहब वो रहेगा 12th आर्ट्स का। किसका रहेगा, 12th आर्ट्स का, है ना। मैं चाहता हूं कि उसमें एक क्रैश कोर्स लॉन्च करा जाए, है ना। तो भाई साहब उस क्रैश कोर्स का मतलब ये होना चाहिए, हम सबका मकसद एक ही होना चाहिए कि उस कोर्स को अगर कोई बच्चा ले भी लेता है तो इससे कम नहीं जाना चाहिए बच्चा, उसका रिजल्ट 85 से कम नहीं जाना चाहिए। और सर आप उस कोर्स के अंदर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि बच्चा यूं नहीं कह सके कि सर आपने पढ़ाया वो तो आया ही नहीं, बच्चा यूं कहे कि वाह यार सर जो आपने बताया था मैं वही करके आया हूँ सर, मैं पेपर की खोपड़ी में छेद करके आया हूँ, है ना। तो मजा आ जाएगा, बस विश्वास, है ना, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, आगे चलते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, है ना। हालांकि क्रैश कोर्स लॉन्च करने का मतलब ये है कि भाई साहब इतना सब कुछ पढ़ाना, और वो भी ऐसा कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना और आपको समझाते हुए चलना, है ना। चलो, तो आप सभी भाई साहब यही चाहूंगा मैं, इंतजार करना भाई साहब, है ना, 1 तारीख, है ना। उम्मीद है मैंने आज करवा दी है सारी प्रोसेस, 1 तारीख के आसपास अपना कोर्स जैसे आएगा, सबसे पहले BSTC वगैरह भी, हाँ BSTC भी चलाएंगे, सब चलाएंगे, पर सबसे पहले 12th आर्ट्स का, है ना। हाँ, देखो, सामूहिक ग्रामीण समुदाय के 3 घटक, है ना, खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का क्या होता था, मुखिया, पंचायत और गांव का मुखिया होता था, है ना। थैंक यू सो मच जो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, है ना। देखो, मुगल साम्राज्य में ग्रामीण समुदाय को कितने घटक थे बेटा, 3 घटक थे। कितने घटक थे, 3 घटक थे, खेतीहर किसान, पंचायत और मुखिया, है ना। कितने घटक थे, 3, खेतीहर किसान, पंचायत और मुखिया हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं ना। देखो, आईने दहल साला किसने जारी किया था, अकबर ने। ये ऐसे प्रश्न एक एक मतलब खुरेज खुरेज के प्रश्न होते हैं ना भाई साहब, है ना। नोट्स कब तक अवेलेबल है, नोट्स तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, परंतु भाई साहब जैसे 25 तारीख लगेगी उसके बाद पर सब्जेक्ट की कीमत 199 रुपये हो जाएगी। उससे पहले अभी 59 रुपये है, 3 सब्जेक्ट की 119 रुपये है, और सारे सब्जेक्ट की तो 359 रुपये है ना। तभी तो इतने सारे लोग खरीद रहे हैं आज। उन 2 प्रांतों के नाम लिखिए जहां महिलाओं की जमींदारी उत्तराधिकारी में मिलती थी, जिसे बेचना व गिरवी रखने के लिए एक स्वतंत्र थी। तो वो रास्ता एक तो पंजाब एक बंगाल था, कौन सा था बेटा, पंजाब और बंगाल, है ना। बिल्कुल ब्लू प्रिंट के हिसाब से चलूंगा मैं, टेंशन मत लो। चच्चर वह जमीनें जो 3 या 4 सालों तक क्या रहती है, खाली रहती है ना। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी भाई साहब, अब्दुल रज्जाक के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी भाई साहब, अब्दुल रज्जाक के द्वारा। देखो, है ना, सॉरी अब्दुल फजल के द्वारा, है ना। तो सर थोड़ा सा चैत्य के बारे में बता दीजिए, लो मेरे लाल, एस कुमार सुनो, चैत्य, है ना, चैत्य बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित है। यह मठ का एक पवित्र हिस्सा होता था, जहाँ आराधना की जाती थी। ठीक है, ये ले मेरे एस कुमार, सुन ली तेरी बात, बस सुबह से कह रहा है बेटा, सुबह से है। चलो चले, हाँ। थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी,
उसके होठ। सर आपके क्लास 12 में कितने परसेंट थे? 90%। ठीक है। और आपको एक चीज बताऊं, चलो आज आप इतने सारे जने हो, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, है ना, कि सुनना, रियलिटी, बिल्कुल रियलिटी है ना। जब मैं 8th में था तो मेरे बनी थी डी ग्रेड। कौन सी बनी थी भाई साहब? डी ग्रेड, है ना। हाँ, डी ग्रेड बनी थी मेरे, बिल्कुल डब्बा था। और डी ग्रेड भी भाई साहब, एक लड़की थी, है ना, उसने टिपा दिया था कि ले भाई टिप ले रहे, तो उसकी वजह से मैं क्या हो गया था, पास हो गया था। क्या हो गया था? पास हो गया था, है ना। जब मैं 10th में आया, मेरे बनी 73.50, है ना, है ना, 73.50 बनी, है ना। और मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसके बनी 75%। कितनी बनी भाई साहब? 75%। 75% बनने के बाद तो भाई साहब वो इस तरीके से एटीट्यूड में, हाँ यूं बिल्कुल, मतलब मैंने कि अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे 73.50 थी, उसके 75 थी भाई साहब। जब 12th आई, है ना, उसके बनी 75% लड़की के, ठीक है। और आपके भाई के मतलब अराउंडिंग 90%, ठीक है। तो भाई साहब जिद्दी तो हूँ, है ना। फिर भाई साहब 12th में टॉपर तो रहे कोटा यूनिवर्सिटी से बीए बीएड करी, है ना। सबसे अच्छी बात ये थी कि बीए बीएड में 100 जने थे टोटल, है ना। पीटीटी करी थी मैंने, 100 जने थे भाई साहब। और तो मैं टॉपर रहा हूँ 4 साल लगातार, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, चाहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, वरना मैं भी क्या था, डब्बा था, डी से डब्बा, हाँ भाई साहब, है ना, कत्ते डब्बा, ठीक है ना। और आज देख लो वो डब्बा बंदा आपको पढ़ा रहा है यहाँ पे, है ना। अरे बेटा ये तो बता ही गया। अकबर के शासनकाल में वह जमीन क्या कहलाती थी जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती पर क्या लगा दी जाती थी, रोक लगा दी जाती थी? उसको कहते थे भाई साहब परोती। क्या कहते थे भाई साहब? परोती, है ना। चलो आगे देखो। देखो, जमींदारों की शक्ति के दो स्रोत बताइए। जमींदारों द्वारा राज्य की ओर से कर वसूल करना, है ना। दूसरा हो जाता है सैनिक संसाधन। क्या हो जाता है भाई साहब? सैनिक संसाधन हो जाता है ना। हाँ आगे चलो। देखो, भू राजस्व के प्रबंध के दो चरण बताइए। देखो, भू राजस्व अगर अपन को प्रबंध करना है भाई साहब, उसके दो चरण कौन कौन से हो जाएंगे, है ना भाई साहब? पहला तो हो जाता है बेटा कर निर्धारण। कौन सा हो जाता है बाबूड़ी? कर निर्धारण। दूसरा हो जाता है वास्तविक वसूली। कौन सी हो जाती है? वास्तविक वसूली। कर निर्धारण, वास्तविक वसूली, है ना। हाँ चलो। दामाद जी अंगना में पधार, आज तो कहाँ से सीरीज आ गई भाई साहब दामाद जी की। देखो, अमिल गुजार कौन थे? अमिल गुजार राजस्व वसूली करने वाला क्या होता था बेटा? अधिकारी होता था। अमिल गुजार राजस्व वसूली करने वाला क्या होता था? अधिकारी होता था। हाँ चले। हाँ, दामाद जी, बेटा अमिल गुजार पेपर में छप सकता है ना। देखो, छपेगा, है ना। अमिल गुजार वापस से पढ़ो। अमिल गुजार राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी होता था। राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। बाबूडी चलते हैं आगे, है ना। देखो, अब बड़े प्रश्न आए हैं। मैं ये चाहता हूं आज की क्लास से पेपर छपेगा तो मैं आपको शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, और आपका ये फर्ज है कि भाई साहब मेरे से शानदार तरीके से आप पढ़ोगे। नहीं तो भाई साहब यहीं से सुदर्शन चक्र आएगा आपके पास, घूमता 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 फट। हाँ ठीक है ना। हाँ चलो। चलो, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली। ओ भाई साहब, अमर नायक तुम्हारे अर्धवार्षिक में छपा था बेटूडी, है ना। और ये वार्षिक में छपेगा। हाँ भाई साहब, चाहे बोले 1 नंबर का प्रश्न आ जाओ, पर भाई साहब कोई भी छप सकता है। देखो, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमर नायक प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है। हाँ, अमर शब्द का उद्भव संस्कृत के समर शब्द से हुआ। समर का अर्थ क्या होता है? युद्ध। देखो, समर से हुआ है जिसका अर्थ होता है युद्ध। क्या होता है? लड़ैया, युद्ध। अमर नायकों को सैनिक कमांडरों की पदवी दी जाती थी। अमर नायक को सैनिक कमांडर की क्या दी जाती थी? पदवी दी जाती थी, है ना। और प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। और क्या सौंपी जाती थी बेटा? प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। उनका कार्य अपने क्षेत्रों के किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से राजस्व संग्रह करना था। देखो वापस याद कर लेना, अमर नायक प्रणाली जो थी भाई साहब, वो एक तरीके के सैनिक कमांडर होते थे जो अपने क्षेत्र से व्यापारियों से राजस्व संग्रह करते थे। कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी होते थे, है ना, जिनका कुछ हिस्सा इन्हें खर्च हेतु दिया जाता था। किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से क्या करते थे? राजस्व एकत्र करते थे, है ना। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखो बेटा, है ना। विजयनगर साम्राज्य में सभा मंडप के दो लक्षण बताइए। देखो इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास पर निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए क्या बने हुए थे? छिद्र बने हुए थे। देखो वापस सुनो, सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास निश्चित दूरी पर, एक पास पास निश्चित दूरी पर
लकड़ी के स्तंभों के लिए क्या बने हुए थे, कुछ छिद्र बने हुए थे, है ना। सर रिवीजन कितनी बार करें? बेटा तुम तो मेरी लाइव क्लास लेते हुए चलो और उस दिन तक ले लो जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा। मैं कह रहा हूँ पेपर दे के आओगे और एक कमेंट करोगे सर पेपर की खोपड़ी में छेद करके आए, है ना। मुझे उस दिन का इंतजार है, आपको भी उस दिन का इंतजार होना चाहिए। फालतू बकवास देखो ना तो मैं अब करूंगा ना आप करोगे, ठीक है ना। चलते हैं भाई साहब, काम की बात थी, काम की बात होगी, अब पढ़ लो, है ना। हाँ देखो, इनमें इन स्तंभों पर टिकी हुई दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। सर एक बार बता तो कैसे बनता था? देखो ये एक निश्चित दूरी पे अपन ने मान लिया भाई साहब कि स्तंभ है, इसके अंदर छिद्र हो गए, है ना। अब देखो इसमें स्तंभों पर टिकी दूसरी मंजिल तक जाने के लिए क्या बनी हुई थी, सीढ़ियां। मतलब कि भाई साहब यहाँ पे इस तरीके की सीढ़ी बना दी थी जहां पे आप कौन सी मंजिल पे जा सकते थे बेटा, दूसरी मंजिल पे जाया जा सकता था, ठीक है। हाँ हाँ। मुगल काल में जमींदारों की समृद्धि की वजह से उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन का मूल्यांकन कीजिए। जमींदारों की धारे दामाद जी टुक टुक दिल ना दिया। तो बोलो ना बोलो बेटा क्या किया। अले बेटा सारी दुनिया फिर भी अगर क्या हो गया? अच्छा हाँ देखो दोस्त, हाँ अरे आ जाओ रे, सिस्टम चालू हो गया भाई साहब। मिलके जमीन पर जमींदार के निजी प्रयोग के लिए खेती होती थी, हाँ भाई साहब, है ना। प्राय इन जमींदारों पर दिहाड़ी मजदूर या पराधीन मजदूर क्या करते थे, काम करते थे। जो ये सिस्टम था ना भाई साहब, है ना। क्या 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 रहा है ये? हाँ देखो आगे चलो। जमींदार अपनी इच्छा अनुसार इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे, उन्हें गिरवी रख सकते थे। भाई हमारी बात सुनो, जमींदार के पास है जब जमीन होगी ना, है ना, तो भाई साहब वो क्या करते थे, जमींदार अपनी इच्छा अनुसार अपनी जमीनों को क्या कर सकते थे, बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, है ना। और ले बेटा चले आगे, हो गया खत्म, है ना। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी टुक टुक सब निहारे। देखो विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। भाई साहब विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें जो किलेबंदी थी वो किस प्रकार की थी, उसके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अच्छा आप सभी को पता होगा विजयनगर की स्थापना कब हुई थी भाई साहब, 1336 में हुई थी। कब हुई थी? 1336 में हुई थी, है ना। अच्छा विजयनगर की स्थापना किसने करी थी भाई साहब, हरिहर बुक्का ने करी थी। किसने करी थी? हरिहर बुक्का ने करी थी। अच्छा हरिहर और जो बुक्का थे वो कितने भाई थे, दो भाई थे। कितने भाई थे बेटा? दो भाई थे। अच्छा दो भाई तो थे। अच्छा आप सभी को पता होगा कि वो संगम वंश से आते हैं। कौन से वंश से आते हैं? संगम वंश से आते हैं। कौन से वंश से आते हैं भाई साहब? संगम वंश से। अब देखो विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में क्या कीजिए भाई साहब, उल्लेख कीजिए। देखो विजयनगर की एक विशाल किलेबंदी थी। कैसी थी? एक विशाल किलेबंदी थी। इसमें न केवल शहर को बल्कि कृषि को प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र में तथा जंगलों को भी घेरा गया था। मतलब देखो इसमें जंगलों को, आसपास के कृषि क्षेत्रों को घेरा गया था, ठीक है। चले, है ना। इस किलेबंदी को तीनों ओर से घेरा गया था। कितनी ओर से घेरा गया था? तीन ओर से घेरा गया था। पहली किलेबंदी जीते हुए खेतों से थी, दूसरी नगरी केंद्र से थी, है ना, और आंतरिक भाग को, जबकि तीसरी किलेबंदी थी भाई साहब शासकीय केंद्र को, है ना। देखो ये तीन तरह की थी। पहली की
किलेबंदी तो कृषि वाले क्षेत्र से, दूसरी नगरीय केंद्र से, तीसरी शासकीय केंद्र से, शासकीय केंद्र से। देखो, विजयनगर साम्राज्य को 3 तरह की किलेबंदियों में करा गया था, जिसके अंदर कृषि क्षेत्र व जंगलों को भी लिया गया था। कृषि क्षेत्र व जंगलों को भी लिया गया था। एक एक दीवार तो भाई साहब कृषि क्षेत्र को रखती थी, दूसरी नगरीय केंद्र को, तीसरी रखती थी शासकीय केंद्र को। उम्मीद है भाई साहब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं भाई साहब। देखो, है ना, जबकि तीसरे, हाँ। आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी? देखो, हाँ, आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के जो प्रधानमंत्री थे राम राय जी, उन्होंने जो नीति अपनाई थी भाई साहब, है ना, वो भाई साहब किसकी, सुल्तान की नीति जोखिमपूर्ण थी, है ना। देखो देखते हैं। यह राम राय की जोखिम भरी नीति की, जिसके अनुसार उसने वह सुल्तानों से एक सुल्तान से दूसरे विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए, उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। देखो मैं बताता हूँ होता है क्या है ना। ये विजयनगर था, है ना। ये विजयनगर के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे कौन थे, राम राय। कौन थे, राम राय, है ना। वर्सेस गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, है ना। देखो, ये हिंदू राज्य था और ये मुस्लिम राज्य था। कौन सा था, मुस्लिम राज्य था। ठीक है। अब राम राय ने चाहा था कि इन तीनों को एक दूसरे के क्या कर दो, खिलाफ। जैसे मान लो कि मैं ड्रिंक करके इसके पास गया कि तेरे बारे में वो ऐसा कह रहा था, तो ये उससे लड़ जाएगा। फिर मैं उसके पास गया कि वो ऐसा कह रहा था, है ना। तो कुल मिला के इनको आपस में लड़ाना चाहा था किसने, राम राय ने। परंतु ये तीनों आपस में नहीं लड़े और ये तीनों क्या हो गए, एक हो गए। और किसकी बैंड बजा दी इन्होंने, राम राय की। और राम राय को भाई साहब हारना पड़ा और यहीं से विजयनगर का अंत माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसके पेपर में छपने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। ठीक है। खुद कास्ट व पाही कास्ट क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। देखो, यह 2 तरह के किसान होते थे। देखो, ये कितने तरह के किसान होते थे बेटा, 2 तरह के किसान होते थे, है ना। खुद कास्ट व पाही कास्ट। देखो, खुद कास्ट वे किसान थे जिनके पास अपनी जमीन होती थी और वे अपने गांव में ही रहकर खेती करते थे। देखो, वे लोग जिनके पास खुद की जमीन होती थी वे अपने ही गांव में रहकर खेती क्या करते थे, क्या कहलाते बेटा, खुद कास्ट। पाई कास्ट वे किसान जो दूसरे गांव में ठेके पर जाते थे। आपने देखा होगा ना, आप ठेके पे बहुत सारे लोगों को फसल काटने के लिए बुला लेते हो, है ना, मामूड़ा बुलाए होते हैं, है नी। हाँ, वे किसान जो दूसरे गांवों में ठेके पर खेती करने आते थे। किसान अकाल व भूखमरी जैसे आर्थिक परेशानी के कारण पाही कास्ट बनते थे, है ना। अकाल व जो आर्थिक क्रिया होती थी उनके कारण ही भाई साहब क्या बनते थे, पाही कास्ट बनते थे बेटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हाँ, चलो आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, क्या शानदार प्रश्न आया। लग्जरी प्रश्न भाई साहब। गोपुरम, गोपुरम क्या होता है ना। देखो मैं बताता हूँ। गोपुरम मंदिर, है ना। गोपुरम क्या होता है सुनो। स्थापत्य की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में विशाल गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार बनवाए। देखो, मंदिरों के, दक्षिण भारत के मंदिरों में जो विशाल प्रवेश द्वार थे उनको ही क्या कहा जाता है, गोपुरम, है ना। हाँ, राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार। राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार के सामने प्राय केंद्रीय देवालयों की मीनारें बहुत छोटी हुई प्रतीत होती। मतलब वो इतने बड़े प्रवेश द्वार होते थे कि उनके सामने जो केंद्रीय देवालय है उनकी जो दीवारें थी बहुत छोटी प्रतीत होती। इन्हें देखकर लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत मिल जाता है। जैसे आज आप भी कोई से गाँवों में जाते हो ना, तो गाँव में दूर से ही मंदिर चमक जाता है, दूर से ही मंदिर अलग दिखने लग जाता है ना। देखो, मंदिर जो होते थे ना बेटा, वो दूर से ही अलग दिख जाया करते थे, है ना। उनके जो गेट होते थे वो भी शानदार तरीके से हुआ करते थे,
है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन ने बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। पर अपन ये तो मान सकते हैं कि ये तो उत्तर भारत का मंदिर है। कहाँ का मंदिर है बेटा? उत्तर भारत का मंदिर। पर जो दक्षिण भारत के मंदिर होते थे ना, वो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से होते हैं वो मंदिर, है ना, थोड़े से, ठीक है। आगे चलें दोस्त, है ना। इन्हें देखकर लंबी दूरी से ही मंदिर होने का क्या मिल जाया करता था, हमें संकेत मिल जाया करता था, ठीक है। आगे चलते हैं भाई साहब, देखो, विजयनगर शहर में जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार की जाती है, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। जब पेपर को खोलोगे और पीछे पीछे के पेज पाओगे ना, वहाँ ऐसे वाले प्रश्न मिलेंगे, सड़े सड़े, है ना, हाँ, छपने वाले प्रश्न बिल्कुल। विजयनगर शहर के लोगों की जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतः तुंगभद्रा नदी के प्राकृतिक कुंड से की जाती थी। देखो, तुंगभद्रा के प्राकृतिक कुंड से काय की पूर्ति की जाती थी बेटा? विजयनगर शहर की। देखो वापस से देखो, विजयनगर शहर के लोगों की जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तुंगभद्रा नदी के प्राकृतिक कुंड से की जाती थी। इतनी बात क्लियर होगी क्या? हाँ। लगभग सभी जलधाराओं के साथ बांध बनाकर अनेक क्या बनाए गए थे? होज। होज का मतलब क्या होता है? होदी होती है ना, होदी, टैंक उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इन होजों में कमलपुरम जलाशय सबसे पूरा, कौन सा पूरा भाई साहब? कमलपुरम जलाशय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। इन होज में न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। देखो, कमलपुरम एक नहर थी जो भाई साहब खेतों को तो सींचती थी, साथ ही साथ राजकीय ये शासकीय केंद्र को भी इनसे जोड़ दिया जाता था, है ना। हीरा नहर भी जल संबंधी एक महत्वपूर्ण संरचना थी। तो मेरी बात सुनो, विजयनगर में अपन बात करते हैं कमलपुरम, ओझ और हिरिया नहर, हिरिया नहर, और महत्वपूर्ण नदी हो जाती है तुंगभद्रा, ठीक है। बेटा पॉलिटिकल करवा दूंगा यार, मैंने आपकी गारंटी लिए मेरे दोस्त, 30 दिनों के अंदर मैं आपके जो सब्जेक्ट मैंने बताए थे बिल्कुल मैं आपको भाई साहब कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चले यार, कमल सर ये फालतू फालतू बातें कर रहे हैं, बच्चों को ब्लॉक करो ना यार, आप क्यों रख रखा है, बंद कर दो इनको। पता नहीं यार, कोई एक भी पढ़े की बात नहीं कर रहा है, पता नहीं भाई साहब उसके बायो में क्या लिखा हुआ है, उसके इसमें क्या लिखा है। अरे पढ़ ले रे, पढ़ ले, सच में भाई साहब, है ना, यहाँ ऑफलाइन में नहीं बैठे हो तुम। चले आगे चलते हैं। एक प्रश्न आता है बेटा, कणकुत प्रणाली क्या है? देखो, अधिकांशतः लोग इस प्रणाली के बारे में नहीं जानते हैं, पर आपको पढ़ लेना चाहिए, है ना भाई साहब। अकबर के समय कणकुत प्रणाली राजस्व, अरे यार कट गया क्या? देखो, अकबर के समय कणकुत प्रणाली राजस्व निर्धारण की प्रणाली थी। हिंदी में कण का अर्थ होता है अनाज और कुण का अर्थ होता है अनुमान। क्या होता है भाई साहब? अनुमान। इसके अनुसार फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में बांटा जाता था। कितने भागों में? 3 पार्टों में बांटा जाता था, ठीक है ना। अच्छा, मध्यम और खराब। अच्छा, मध्यम और खराब, इस प्रकार संदेह दूर किया जाता था कि प्राय अनुमान लगा लिया जाता था कि जमीन का अकाल भी पर्याप्त राज्य में सही परिणाम देता था। मेरी बात सुनो, कभी कभी हम अकाल लगा लेते भाई साहब कि यार इस तरीके से फसल वहां पर अच्छी होगी नहीं होगी, इस तरीके से आइडिया लगा लेता, है ना। हाँ सर, ये जो भी फालतू मैसेज आ रहे हैं ना, बिल्कुल ये आईडी, मेरी आईडी ये है वो है ना। हाँ, इनकी आईडी बना दो, अभी की अभी बना दो इनकी आईडी, है ना। बेटा वाह यार, शानदार प्रश्न आया। देखो आज की क्लास तो मेरी नज़र में तो इम्पोर्टेंट है, बाकी आपका पता नहीं भाई साहब, है ना। देखो, महानवमी डिब्बा संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था? देखो, अच्छे से सुनना, और शानदार प्रश्न है, बस मैं 1 मिनट पानी पी लूँ, इतने मेरा आप सभी से एक प्रश्न होगा बेटा, फटाफट से मेरे को कमेंट करना कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला सबसे पहले कौन था?
सर क्लास के फालतू जैसे कमेंट है आपको लगे कि अननेसेसरी है बिल्कुल, है ना, तुरंत कर दो आप, है ना, क्योंकि ये और बच्चों का भी ध्यान भटका रहे हैं। देखो बेटा, महानवमी डिब्बा से जुड़े हुए अनुष्ठान संभवतः सितंबर सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में मनाए जाने वाले 10 दिन हिंदू त्योहार थे। आप सभी को पता होगा 10 दिनों का एक हिंदू त्योहार होता है जिसका नाम होता है नवरात्रि। क्या होती है बेटा? नवरात्रि। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 दिनों तक क्या की जाती है? पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा की जाती है ना। आप सभी को पता होगा भारत के नवरात्रि में महानवमी को नाम से जाना जाता है। देखो वापस से देखो, है ना, उत्तर भारत में दशहरा, बंगाल की दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि या महानवमी के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन तो नवरात्रि कह देते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप भी मेरे एरिया के हो तो अपन तो कह देते हैं नवरात्रि, है ना। पर दक्षिण भारत में अपन जाते हैं तो वहाँ कहते हैं बेटा महानवमी। क्या कहते हैं बेटा? महानवमी, है ना। ये महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते हैं। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा तथा शक्ति प्रदर्शन करते थे। देखो विजयनगर के जो शासक थे वो अपनी प्रतिष्ठा और इनको प्रदर्शित करते थे, उसी को महानवमी डिब्बा कहा जाता है। महानवमी नवरात्रि का एक पवित्र त्योहार होता है जो हिंदू धर्म के लोग 9 या 10 दिन का मनाते हैं। 9 दिन तक नवरात्रि चलती है, 10वें दिन दशहरा, है ना। देखो मुगल काल में गांव के आम खजाने में पंचायत के खर्च चलते थे। देखो मुगल काल में गांव के आम खजाने से पंचायत के कौन से खर्च चलते थे, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो आपको पता होगा यार सर ये इंस्टाग्राम की बातें कर रहे हो, इनको करो आप बिल्कुल ब्लॉक करो फटाफट से, कर दो। 4-5 दिख रहे हैं मेरे को तो एक साथ। मुगल काल में पंचायत का खर्चा गांव के आम खजाने से चलता था। देखो आप सभी देखोगे भाई साहब, है ना, मुगल काल में पंचायत का जो खर्चा होता था भाई साहब वो आम खजाने से चलता था, है ना। देखो इस आम खजाने का प्रयोग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किया जाता था। देखो प्रकृति की जो भी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, आपको पता होगा कभी अकाल वगैरह सब चीजें आ जाती है ना, तो इनको समेटने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस कोष का प्रयोग ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी किया जाता था जो किसान स्वयं नहीं कर सकते थे, जैसे छोटे छोटे बांध बनाना या नहर बनाना, है ना। देखो किसान छोटे छोटे बांध नहीं बना सकता, नहर नहीं बना सकता, तो किसानों लोगों को क्या कर देते, ये खर्च दे देते थे। क्या दे देते थे? खर्च दे देते थे। मुगल काल के कौन? पंचायत वाले। कौन देते थे? पंचायत वाले। और आजकल वाले पंचायत वाले तो भाई साहब काली काली थार, है ना, काली थार चारी माँ की। मन जे पुरियरी शेर करा दो भरतार, काली काली थार मैं घुमा दूं। चलो, विजयनगर साम्राज्य के कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में सम्मिलित किया गया था। आपको पता होगा विजयनगर क्षेत्र में 3 तरह की किलेबंदी की थी, एक कृषि वाली, एक नगर वाली, एक शासकीय केंद्रों वाली। मध्यकाल में घेराबंदी का प्रमुख उद्देश्य था कि शत्रु को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। जैसे 3 तरीके से अपन ने घेर लिया, अब कृषि भी इसके अंदर, जंगल भी इसके अंदर, शासकीय केंद्र भी इसके अंदर, तो अपना तो खर्चा पानी चलता रहेगा, पर बाहरी आक्रमणकारी कोई आएगा तो वो तो प्यासा मर जाएगा इतने टाइम तक, है ना। चलो अतः ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि कई वर्षों तक चलती थी, है ना। अतः ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए शासक प्राय किलेबंदी क्षेत्रों में भीतर ही विशाल अन्नागारों का क्या करते थे बेटा? निर्माण करवाते थे। क्या करवाते थे बाबूड़ी? निर्माण करवाते थे, है ना। आज की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चाहे तू माने चाहे ना माने, है ना। हजारा राम मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है भाई साहब। हजारा राम मंदिर, देखो हजारा राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित एक अत्यंत दर्शनीय मंदिर है ना। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, हजारा राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में एक स्थित अत्यंत विशाल मंदिर है ना। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा तथा उसके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। देखो हजारा राम मंदिर जो दक्षिण भारत का एक दर्शनीय मंदिर माना जाता है, इसका प्रयोग जो वहाँ के राजा होते थे भाई साहब, है ना, उन वही इसका प्रयोग कर पाते थे। ठीक है, हाँ। अरे यार कम से कम यार भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, है ना। अरे इतना ही सोच लिया करो कि हमें कोई सी भी क्लास कब होगी पता लग जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। हाँ ठीक है। बीच के देवी स्थल की मूर्तियां अब नहीं है। अब देवी स्थल की जो मूर्तियां हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती, परंतु दीवारों पर बनाई गई
पटल मूर्तियां सुरक्षित है, कैसी है, सुरक्षित है। उसमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रामायण के कुछ दृष्टांत उत्कीर्ण है। आप वहां पे जाओगे ना हजारा राम मंदिर में, तो भाई साहब रामायण से संबंधित चित्र वहां पर अपन को दीवारों के ऊपर देखने पड़ेंगे। आई एम योर न्यू स्टूडेंट, माय नेम इज भारती। स्वागत है भारती आपका, है ना। देखो ये कितना शानदार प्रश्न आया, मतलब यार मजा आ जाए भाई साहब। नायक कौन थे, नायक कौन थे, है ना। जिनने भाई साहब ऐसे प्रश्न करना सीख लिया ना, उनको मजा आ जाएगा भाई साहब, है ना। देखो, नायक विजयनगर राज्य के सेना प्रमुख थे। विजयनगर राज्य के प्रमुख, सेना प्रमुख को क्या कहते थे बेटा, नायक। प्राय नायकों का किलों पर नियंत्रण होता था। जो नायक होते थे वो किस पे नियंत्रण रखते थे, किलों पर। उनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे, मतलब सशस्त्र मतलब कि उनके पास अस्त्र शस्त्र सब होते थे बेटा, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। जैसे वो होते हैं ना, इस तरीके से भाला लेके इस तरीके से घूमते रहते हैं भाई साहब, है ना। हाँ, वो क्या कहलाते थे, नायक, ठीक है। उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे, किसान भी उनका साथ देते थे, किनका, नायक का, ठीक है। तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे नायक, प्राय कन्नड़ या तेलुगु भाषा बोलते थे, है ना। हाँ, आई एम न्यू स्टूडेंट, मेरा नहीं करोगे वेलकम, ओहो भाई साहब कटे था आप दिन से, है ना। हाँ। देखो, कई नायकों ने विजयनगर के शासकों की प्रभु सत्ता के सामने समर्पण किया, परंतु वे प्राय विद्रोह कर देते थे, है ना, और उन्हें सैनिक कार्रवाई के द्वारा ही वश में किया जाता था। देखो कभी कभी क्या होता था कि कुछ नायक है ना राजा के सामने भाई साहब हल्ला बोल कर देते थे। जैसे कि ऐसे बोलते थे वो एकदम से, हैं कई कल्लो का थे, हैं बताओ तो कई कल्लो का, है नहीं। तो राजा के बेटा मैं राजा हूँ, देख ये टीचर है ना ये स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट टीचर से कहे कि मैं थारे अंडे यो कर दूंगा ना वो कर दूंगा, बेटा यो टीचर है, टीचर टीचर वे, है नहीं, और तू स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टूडेंट वे बेटा, है नहीं। या बात है में थाके कहीं समझ में नहीं आयो, हमारे भी नहीं आयो, बात खत्म। ओहो जजमान जी आ गया भाई साहब। जजमानी व्यवस्था क्या थी, है ना। एक जजमान जी को तो आपने नाम सुने होगा भाई साहब, क्लाइंट को भी जजमान कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, क्लाइंट को भी जजमान कहा जाता है। आइए जजमान पधारिए जजमान, है ना। हाँ सर, ज्योग्राफी करवा देंगे भाई साहब कौन कर रहे हैं, कोई बात है ना, अपन बहुत बड़े हैं, पैमाने में बन रहे हैं। हाँ तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा देखो, 18वीं शताब्दी में बंगाल में जमींदार लोहारू बढ़ई कड़ई, है ना। देखो लोहार होते हैं, बढ़ई होते हैं, सुनारो जैसे ग्रामीण दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले सैनिक भत्ता खाने के लिए रख दे देते थे। वापस से सुनना भाई साहब, देखो 18वीं शताब्दी में बंगाल में जमींदार लोहारों बढ़ई सुनारों जैसे ग्रामीण दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले दैनिक भत्ता, है ना, खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है बाबूड़ी, जजमान व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जजमानी व्यवस्था। पेपर में छपने के चांसेस पूरे पूरे हैं, बोलो स्वाहा, ठीक है ना बाबूड़ी। हाँ, यद्यपि यह प्रथा 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के से अधिक प्रचलित, मतलब 16-17 में चले थे। संगम सुलू तुलु इस वंश से कृष्णदेव राय थे, बिल्कुल, है ना। किस वंश से, यूं पूछना चाह रहे हो क्या? तुलगु नहीं है, तुलुग नहीं है बेटा, तुलु तुलु है ना। अमर नायक के कोई दो अधिकार बताइए। अमर नायक अपने राज्य क्षेत्र में किसानों, शिल्पकारों तथा व्यापारियों का भू राजस्व करता था, मतलब एक राजस्व वसूल भी करने वाला कह सकते हैं अपन, है ना। अमर नायक राजस्व कुछ भाग बड़ा व्यक्तिगत उपयोग तथा व्यक्तिगत खर्चे के लिए किया करते थे, ठीक है। देखो, लोटस कमल महल का परिचय दीजिए भाई साहब। कौन से महल का परिचय दीजिए भाई साहब, कमल महल का। कौन से महल का परिचय दीजिए, कमल महल का परिचय दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, लोटस कमल महल विजयनगर के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक था, है ना। सबसे सुंदर भवनों में से क्या था भाई साहब, एक था, क्या था, एक था, है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इसे यहाँ नाम 19वीं शताब्दी के अंतर्गत यात्रियों ने दिया था। किसने दिया था भाई साहब, यात्रियों ने दिया था। इतिहासकार संबंध में कुछ निश्चित नहीं थे। इस भवन का निर्माण किस कार्य के लिए किया गया था, प्रसिद्ध पुरातात्विक मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्रों में यह मिलते हैं, है ना। चलो अब इसके बारे में अपन पूरी पूरी बात कर लेते हैं, है ना।
ओबीएस कर लो तो सर फटाफट से, सेटिंग में कट रही है इसकी। चल रही। डैशबोर्ड का डैशबोर्ड। देखो, है ना, लोटस कमल महल विजयनगर के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक था। यह 19वीं शताब्दी की यह 19वीं 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने दिया था। इतिहासकार इस संबंध में निश्चित नहीं थे। इस भवन का निर्माण किस कार्य के लिए किया गया था? मतलब इतिहासकार को पता ही नहीं पड़ा कि भाई साहब ये कमल नाम का जो भवन है ये काय के लिए बनाया गया था, है ना, कटे पत्तों नहीं पड़े भाई साहब, है ना। चलो, है ना, प्रसिद्ध पुरातात्विक मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से यह संकेत मिलता है कि लोटस महल एक सदन था जहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं में क्या करता था, मतलब सलाह करता था। क्या हो गया? हम्म। तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। देखो, मुगल कालीन कृषि समाजों में महिलाओं की स्थिति बताइए। देखो बेटा, मुगल काल में महिलाएं क्या सुरक्षित थी? नहीं थी। अगर वो काम करती थी तो कौन सा करती थी? नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? है, बता देना पड़ेगा। हाँ, मुगल काल में कृषि समाज में महिलाएं पुरुष मिलजुल कर खेती कार्य करती थी। पहली बात तो ये, महिलाएं निम्नलिखित कार्य करती थी। महिलाएं बुनाई, निंदाई व कटाई, साथ साथ में पकी हुई फसल से दाना निकालने का भी क्या करती थी बेटा? कार्य करती थी, है ना। क्या करती थी बाबूड़ी? कार्य करती थी। जैसे सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए सूत काटना, बर्तन बनाना, ये सब काम कौन करती थी भाई साहब? महिला करती थी, है ना। मिट्टी को साफ करना व गूंथना तथा कपड़ों पर कटाई जैसे दस्तकारी के कार्य भी कोई करती थी? महिलाएं करती थी। कौन करती थी बेटा? महिलाएं करे थे, है ना। ये सारा काम कौन करे? महिला करे हुए। ठीक है, कहाँ पे करती थी? मुगल काल के अंदर करती थी। कहाँ करती थी? मुगल काल के अंदर। आप जितने भी जने लाइव हो फटाफट से मेरे को एक कमेंट करो भाई साहब, हम्पी वर्तमान में किस राज्य में? फटाफट से बताओ। हम्पी। हाँ। चले बेटा, कर्नाटक। कर्नाटक बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। विजय के भवन पर एक टिप्पणी लिखी है पेस के बारे में। इसने क्या, पेस ने इसके बारे में क्या लिखा है? विदेशी यात्री पेस ने विजयनगर शहर के, ऐसे प्रश्न देखे थे क्या कभी? हैं? पढ़े थे क्या? बताओ। विदेशी यात्री पेस ने विजयनगर शहर में सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजयनगर का भवन की क्या दी है? संज्ञा दी। क्या दी बेटा? संज्ञा दी है। उसने लिखा है कि इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक मंच है। आपको पता है ना, सभा मंच जो था एक के ऊपर क्या था? एक था, है ना, एक मंच है। इस विजय के भवन में राजा कृष्ण देव राय ने एक कमरा बनवाया था जहां एक मूर्ति, एक पूजा स्थल है, एक अन्य के बीच में क्या बना हुआ है भाई साहब? चबूतरा। क्या बना हुआ है? चबूतरा, जिस पर राज्य का सिंहासन गड़ा हुआ था, मुकुट तथा राजकीय छत्र था। अब मेरी बात सुनो, कुछ नहीं करना है आपको। अगर कभी कभी कोई प्रश्न समझ में नहीं आता ना कि यार सर ने एकदम से क्या पढ़ा दिया, मेरे को तो समझ में नहीं आया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उसको पीछे कर करके देख लो, फिर तो आएगा, है ना। ये वाली बात है। देखो, विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचना हीरा नहर का वर्णन कीजिए। मतलब भाई साहब आज की क्लास तो है ना, आप गिठान बांध के रख लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा नहर भी आ गई इसके अंदर, मतलब शानदार प्रश्न है। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचना कौन सी नहर थी बेटा? हीरा नहर, जिसे आज भी भग्नावशेष के बीच देखा जा सकता है। अपन कभी साथ में देखने चलेंगे, सारे के सारे कितने 62 जने हो ना, अपन सब एक बस करके न चलेंगे डायरेक्ट, है ना, हीरा नहर देखने चलेंगे, ठीक है। हाँ, कहा जा सकता है कि इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध का पानी लाया जाता था। तुंगभद्रा नदी पे जो बांध बना हुआ था भाई साहब, वहां का पानी इस पर
लाया जाता था। और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी सिंचाई करने में प्रयोग किया जाता था। मतलब धार्मिक केंद्र को शासकीय केंद्र जो था उससे अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता था। किसका? हिरिया नहर का प्रयोग, है ना, सिंचाई के रूप में किया जाता था। संभवतः हिरिया नहर का निर्माण संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। फाइनली तो हमें ये चीज नहीं मिलती है, चले, है ना। और भाई साहब क्या होता था? संगम वंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सर आप कहाँ से हो? बाबूडी, मैं धरती से हूँ, धरती से, है ना। तेरे तेरे पटाई प्रणाली व लॉन्ग पद्धति का वर्णन कीजिए। भाई साहब मतलब क्या बताऊं, छपने वाली, है ना, बिल्कुल छपने वाली क्लास है भाई साहब। कौन सी क्लास है? छपने वाली क्लास है। कौन सी क्लास है बाबूड़ी? छपने वाली क्लास है। ठुमक ठुमक चांदी ये दे माही ये दे नाल, करा दी ना बेइज्जती आपकी सर। देखो, अरे सॉरी, देखो, आओ, मेरे को क्या मालूम लाइव क्लास चल रही, भूल गया मैं तो। बटाई प्रणाली व लोंग बटाई पद्धति का क्या करना है अपन को? वर्णन करना है। देखो आगे बढ़ते हैं, है ना। बटाई प्रणाली में बटाई, सर सर क्लास कब तक चलेगी बेटा? क्लास नहीं, कक्षा कब तक चलेगी या क्लास कब तक चलेगी, है ना। हाँ भाई साहब, बटाई प्रणाली में फसल काट कर जमा कर लेते थे। क्या कर लेते थे बेटा? फसल काट काट के क्या कर लेते थे? जमा कर लेते थे। और फिर सभी पक्षों की उपस्थिति तथा सहमति से बंटवारा कर लेते थे, है ना। पहले तो अपन उस फसल को भाई साहब क्या कर लेते थे? काट लेते थे। किसको? फसल को। फसल ऐसा थोड़ी नहीं कटती, फसल तो ऐसे कटती है बेटा, ऐसे कटता कैसे? ऐसे कटती है फसल, है ना। हाँ, याद रखना। और फिर उसको आपस में मिलजुल के बांट के अपन क्या कर लेते? अलग अलग कर लेते थे, है ना। ठीक है। हाँ, लॉन्ग बटाई। और सर लॉन्ग बटाई क्या होती थी? देखो भाई साहब, इस प्रणाली में फसल काटने के बाद उसके ढेर बना दिए जाते थे, फिर उन्हें आपस में बांट लेते थे। इससे हर पक्ष अपना हिस्सा ले जाता था। देखो, इस प्रणाली में फसल काटने के बाद उसको ढेर बना दिए जाते थे और जिसको जितना चाहे अपना अपना हिस्सा तोड़ के ले जाओ। और इसमें क्या होता था कि बटाई प्रणाली में फसल काट कर जमा कर लेते थे और फिर सभी पक्षों को उपस्थिति, मतलब इसमें सहमति से बंटवारा होता था, इसमें सहमति से बंटवारा नहीं होता था। इतनी बात कंप्लीट हो जाएगी, है। ओ भाई, मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां। स्पष्ट कीजिए भाई साहब, इस चीज को क्या कर दी भाई साहब? स्पष्ट कीजिए। देखो, विजयनगर के मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां है। कौन सी गलियां बेटा? रथ गलियां है, है ना। देखो, जो मंदिर के गोपुरों में से सीधी रेखा में जाती थी। कहाँ पे जाती थी भाई साहब? सीधी रेखाओं में जाती थी, है ना। इन गलियों का फर्श पत्थर को टुकड़ों में बनाया गया था। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे। इनके दोनों ओर क्या थे भाई साहब? स्तंभ वाले मंडप हुआ करते थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकान लगाया करते थे। आपने देखा होगा ना भाई साहब, कोई भी मंदिर होता है, मंदिर में अगर अपन अंदर एंट्री करने वाले होते हैं, है ना, सर दिल गार्डन गार्डन कर दो, दिल गार्डन गार्डन कर दो भाई साहब, एक बार हमारा दिल गार्डन गार्डन कर दो बाबूड़ी, है ना। एक राहुल कुशवाहा भाई के राय भाई साहब, तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया जाए, है ना। आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ कोई मंदिर है, तो यहाँ तक का जो रोड है, आपको पता होगा इस रोड पे दोनों तरफ क्या लग जाती है बेटा? दुकानें लग जाती है, जहाँ पर आप फूल माला वगैरह चीजें खरीद सकते हैं, है ना। बस उसी के बारे में, इसके बारे में बताया गया है थोड़ा सा। देखो, है ना। हाँ, अमर नायकों पर शासक किस प्रकार अपना नियंत्रण दर्शाते थे? सोना मेरा माही में जादे के नाम, हाँ, सोना मेरा माही तुम चांदी है दे माही है दे। अमर नायकों पर शासक किस प्रकार अपना नियंत्रण दर्शाते थे? अमर नायकों के और राजा को वर्ष में एक बार क्या देनी भेजती थी भाई साहब? भेंट। क्या भेजनी पड़ती थी? भेंट देखनी पड़ती थी, है ना। हाँ, बात करते हैं, उन्हें अपनी स्वाभाविक स्थिति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में भी उपहारों सहित, है ना, उपस्थित होना पड़ता था। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देते। देखो, जो अमर नायक होते थे ना भाई साहब, राजा उनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर दिया करते थे? नियंत्रित कर दिया करते थे या स्थानांतरण कर दिया करते थे, है ना। बात करते हैं, उन पर अपना नियंत्रण दर्शाया जाता था। क्या करा जाता था भाई साहब? अपना दर्शन, मतलब अपना नियंत्रण दर्शाया जाता था, है ना। परंतु 17वीं शताब्दी में अनेक अमर नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य में क्या कर लेते भाई साहब? स्थापित कर लेते। अमर नायकों को रखा तो भाई साहब काम पर गया था, पर उन्होंने खुद ने भाई साहब अपना इतना बड़ा बिजनेस खोल लिया था कि उनको क्या आने लग गया था? मजा आने लग गया था। तो अमर नायकों पर शासक किस प्रकार अपना नियंत्रण दर्शाते थे भाई साहब? इसके अंदर आप ये चीज अच्छे से जान लोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं भाई साहब। देखो,
एक ऐसा प्रश्न जो आपके पेपर में आने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। चचर और बंजर भूमि की परिभाषा लिखिए। देखो चचर, चचर क्या होता था, है ना। चचर, चचर जमीन 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। देखो जो भूमि होती थी ना भाई साहब, वो 3 या 4 वर्षों तक क्या रहती थी बेटा, खाली रहती थी। उसको क्या कहते हैं, चचर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, चचर। क्या कहते हैं, चचर, है ना। गुरु जी बंजर क्या होती, देखो बंजर जमीन वह जमीन होती थी जो 5 या उससे अधिक वर्षों से खाली रहती थी। देखो 3 या 4 वर्षों तक जो भूमि खाली रहती है ना, उसको क्या कहते हैं, चचर। जो 5 वर्षों से ज्यादा खाली रहती है भाई साहब, उसको क्या कहते हैं, बंजर। क्या चचर और बंजर आपको याद हो जाएगी क्या, हो जाएगी क्या, है ना। हाँ हो जाएगी गुरुजी, हो जाएगी, छपेगा भाई साहब, पेपर में भी छपेगा, है ना। आगे चलते हैं, है ना। हाँ, हमारी बात सुन जो, ठीक है ना। हाँ, कर्नाटक साम्राज्य में नरपति से आपको कई तात्पर्य। अब भाई साहब कर्नाटक साम्राज्य की अगर अपन बात करें ना भाई साहब, है ना, जो गण मजा होगा के बारे में, देखो, है ना। विजयनगर साम्राज्य के समकालीन लोगों ने कर्नाटक साम्राज्य भी कहा था, है ना। आप सभी को पता होगा, यहाँ का लोगों ने भाई साहब कही किया जो विजयनगर साम्राज्य के ताई कर्नाटक साम्राज्य भी। आपसे ऐसा भी पूछ लेना भाई साहब कभी कभी कि कर्नाटक साम्राज्य को एक और नाम कही भाई साहब, तो विजयनगर साम्राज्य, ठीक है ना। हाँ, इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करता था, कि को प्रयोग करता था भाई साहब, विजयनगर साम्राज्य को, है ना। परंतु समकालीन स्त्रोतों में इनका उल्लेख कर्नाटक साम्राज्य के रूप में भी मल्योचे, है ना। हाँ, नरपति मानी लोगों का स्वामी होता था। आपके आप सभी के टाइम पता होना चाहिए भाई साहब के जो राजा होते थे ना, वो के ताई काई के होचे नरपति, मतलब पतियों को पति काई के लाओगो भाई साहब, नरपति काई के लाओगो, नरपति, है ना। हाँ, है ना। नरपति की उपाधि दी गई थी, काई की उपाधि दी गई थी भाई साहब, नरपति की, ठीक है। आगे चला जा भाई साहब, है ना। हाँ, देखो अब देखना आप हमारा मालवी वर्जन भाई साहब, हमारे मालवा में कैसे बोलते हैं, सुनना, है। विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक विकास में कृष्ण देव राय ने क्या योगदान दिया। देख जो भाई साहब, है नी, कि विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक विकास में जो आपने कृष्ण देव राय था नी, अनाने कई योगदान दियो, या बात हो जिला भी, है नी। देखो कृष्ण देव राय ने अनेक उत्कृष्ट मंदिरों को कई करवायो निर्माण, अनाने यानी हव हव मंदिर बनवाया था, क्या पे, माँ विजयनगर में, ठीक है, कटे बनाया था विजयनगर में, है नी। उसने विरूपाक्ष मंदिर, कई एक तो विरूपाक्ष मंदिर बना रहे हो, है नी। विरूपाक्ष मंदिर के हमें है नी मंडल बनवायो, कई बनवायो, मंडल बनवायो। पूर्वी गोपुरम को भी कई करवायो उन्होंने, निर्माण कराए, तो अणा को से भी अनाए दी जाएगा, है नी, ठीक है नी। उसने दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया। मर बात सुनो कि दक्षिण भारत में जतरा ही मंदिर बनी रानी, है ना, अणा में गोपुरम का निर्माण भी करने कराया था आपने, अन्नदाता ने कराया था, कौन दादा ने, कृष्ण देव राय ने करने कराया था बाबू, अन कृष्ण देव राय ने कराया था, ठीक है नी। हाँ, कटे यूज मत हम जिली जो है नी, बापू बना लोग क्या है, ठीक है नी। हाँ, इसने अपनी माँ के नाम पर, अरे उन्होंने अपनी जो माँ के नाम थी ना भाई साहब, है ना, मना की माँ के नाम पे एक नगर बसा है, तो आप मालूम वेगा नगलपुरम के बने, कई के बाबू, नगलपुरम के, कई के भाई साहब, नगलपुरम के, ठीक है नहीं। हाँ, उपनगर की स्थापना की थी, वह स्वयं कई तो विद्वान, तो कई तो भाई साहब विद्वान, तो कौन, आपने कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय ने एक रचना भी करी थी, आप मालूम वेगा अमुक्त माल्यदम, हाँ नहीं, यहाँ लिखे वेगा ने कैसी भाषा में लिखी थी, या तेलुगु भाषा में, देखो उसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदम नामक ग्रंथ लिखे, तो हाँ नहीं, तो अति बात तो भाई साहब आप मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो देखो, आईने अकबरी की विषय वस्तु पर क्या डालना भाई साहब, आपको प्रकाश डालना, प्रसाद अभी डाल देते भाई साहब, देखो दरबार प्रशासन और सेना का संगठन, सबसे पहले तो याद रखना, राजस्व के स्रोत अकबर के साम्राज्य में प्रांतों का भूगोल, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, लोगों के साहित्यिक सांस्कृतिक व धार्मिक रीति रिवाज, इनको भी अपन को देख लेना चाहिए। अकबर की सरकार के समस्त विभागों एवं प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी देने की अतिरिक्त आइन के बारे में इनको क्या मिलती है, अपन को जानकारी मिलती है, ठीक है। हाँ, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, चलो। आज की क्लास आपकी यहीं तक की थी, है ना। अब मेरी बात सुनो, अगर किसी को मेरे से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो कि नोट्स कैसे खरीदने हैं, पेड नोट्स, है ना, या जिन्होंने पेड नोट्स खरीदा कि उनको कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ फटाफट से।
चलो दोस्त, है ना। मैं धरती पे भाई साहब चौमिला से हूँ। कहाँ से हूँ? धरती पे चौमिला से हूँ। ठीक है, मिलते हैं भाई साहब, है ना। जय हिंद, जय भारत।